अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं दो तीन टॉपिक्स हैं जिन पे डिस्कशन करूंगा कि अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं 1 कनाल का या 10 मरला का, तो कौन से सेक्टर में जाना बेहतर रहेगा और वो आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा वो फोकस करना चाहिए, ख़ास वो आप किसी भी कैटेगरी की चीज़ ले रहे हैं। और साथ में तीसरा, आपको एलोकेशन लेना ज़्यादा बेहतर या सेफ रहेगा या आपको एफिडेविट ख़रीद करना वो ज़्यादा बेहतर या आपके लिए सेफ रहेगा। चलें, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कि अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कनाल के जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर एम, सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, सेक्टर एच और सेक्टर ए, आपके इन 5 सेक्टर्स को पोजीशन मिल चुकी है और छठा सेक्टर आपका सेक्टर आई होने वाला है, जिसको इसी मंथ में पोजीशन दे दी जाएगी। तो यूं आप सेक्टर आई को भी एक पोजीशन सेक्टर समझ सकते हैं। अब इनमें से किस सेक्टर में आपको घर बनाना ज़्यादा फ़ायदामंद रहेगा, तो इसमें 2-3 पहलू हैं। उसके मुताबिक आप अगर देखें, अगर आप किसी और सिटी के रहने वाले हैं, डीएचए मुल्तान में अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आपको सेक्टर क्यू या सेक्टर एम सूटेबल रहेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर आपको नहीं मिलेगा। तो डीएचए की जो यहाँ पे रोड्स हैं वो अच्छे खासे चौड़े रोड हैं, मतलब जहाँ आपने 3 किलोमीटर पहले रुकना है वहाँ आप 3 किलोमीटर बाद या 4 किलोमीटर का फासला करके वहाँ पे भी जाके रुक सकते हैं। तो कोई ये एक बड़ी चीज़ नहीं होगी कि 3 किलोमीटर पहले है या 3 किलोमीटर बाद में है। इसमें अगर आप सेक्टर क्यू में रहते हैं तो आपको एक अट्रैक्टिव इसके अंदर जो चीज़ है, जो अट्रैक्शन है, वो आपके पास जस्ट पाकिस्तान स्क्वायर है और इसमें कोई और ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस तरह की आपके पास नहीं है। सिर्फ आप ये है कि शाह रुख ने आलम गेट से एंटर होंगे और आपके पास ये पहला पोजीशन सेक्टर अब के लिए ऑन द ग्राउंड मौजूद है। लेकिन अगर आपने घर बनाना है आने वाले दिनों में, मतलब इस 6 माह 1 साल के अंदर, तो इन सेक्टर्स के अंदर सेक्टर एम, सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, सेक्टर एच में कोई वेवर मौजूद नहीं है। 100% वेवर आपको नहीं मिलेगा अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर आप सेक्टर ए में जाते हैं, सेक्टर ए गो के अगर आपको ये मैप मेरा दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको रोमेंजा एवेन्यू पे आपको सेक्टर ए मिलता है। अगर आप उस साइड पे भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो सेक्टर ए को आप फोकस कर सकते हैं। रोमेंजा के करीब तरीन है, बोसन रोड से जैसे ही आप दाखिल होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना गेट से, तो आपके पास रिंग रोड से बाएं साइड पे जाते हुए रोमेंजा की तरफ आपका ये सेक्टर एच और सेक्टर एच के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की साइड पे सेक्टर ए मौजूद है। अगर आप यहाँ पे घर बनाने के लिए कोई प्लॉट लेते हैं तो यहाँ पे आपको अभी के लिए आने वाले 10 से 11 माह आपके पास हैं जिसमें आपको वेवर मिल सकता है कि आपने 21 लाख जो डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हैं बाइंग के टाइम पे, या आप पहले से पे करते आ रहे हैं, आप घर बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और यहाँ पे 21 लाख का जो है आपको वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई और दोस्त ये सोच रहे हैं कि जी मैं आने वाले 2-3 माह थोड़ा और मुझे एक्सटेंशन मिले, तो उनके लिए सेक्टर आई एक सूटेबल ऑप्शन है। अगर हम इसको देखते हैं ऑन ग्राउंड, तो ये पाकिस्तान स्क्वायर के अलावा जिस तरह मैंने सेक्टर क्यू का बताया, यहाँ पे आपको सेंट्रल स्क्वायर की आपको एक अट्रैक्शन आपके पास मौजूद है। यूँ समझें कि डीएचए मुल्तान की जो सबसे बड़ी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो आपको सेंट्रल स्क्वायर में दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर भी आ रहा है, यहाँ पे आपके पास बिजनेस हब भी आ रहा है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। आपको 5 स्टार होटल्स वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। इवन के अगर एंट्रेंस के हवाले से हम बात करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप मोटरवे से शाह रुख ने आलम गेट से भी एंटर हो रहे हैं, तो 150 फीट का तकरीबन रोड आपको मिलता है जो ईज़िली यहाँ तक आपको लेके जा सकता है, या 300 फीट का रोड आपको मिलता है। मुल्तान पब्लिक स्कूल, मतलब अगर आप सिटी मुल्तान के रहने वाले हैं या सिटी मुल्तान के अंदर आपका कोई बिजनेस है जहां पे आपने जाना होता है, या कोई और आपकी कोई एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जॉब को लेकर हैं, तो आपके लिए सेक्टर आई बड़ा सूटेबल रहेगा कि आने वाले अगर 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ पे रोड बन जाते हैं और इसका गेट बन जाता है तो ये एक अट्रैक्टिव चीज़ होगी। और साथ में आप
मोहम्मद अली जनाह गेट से भी दाखिल हो सकते हैं। वहाँ से भी आपको 300 फीट रोड से तकरीबन 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर मैक्सिमम फासला बनता है सेक्टर आई तक आने में। यहाँ पे आपके पास ग्रैंड जामिया मस्जिद मौजूद है जो, और साथ में आपको एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी मिलती है। सेक्टर के पार्क्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ नया एक पार्क ऐड हो चुका है जो तकरीबन 22-23 एकड़ का है। अच्छा खासा पार्क है, और साथ में आपको सेक्टर डी में और सेक्टर ई में या सेक्टर डी के अंदर यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। यहाँ पे जिम वगैरह आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं घर बनाने के लिए। और अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो यहाँ पे सूटेबल है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, गो के अगर फेब में इसको पोजेशन मिलती है तो आपके पास सेक्टर ए की निस्बत 2 महीने का ज़्यादा टाइम पीरियड होगा अपना ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के लिए। मतलब इतनी वो सिचुएशन हरी वाली नहीं होगी कि आपने बस जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करना है कि आपके 2 माह पहले ही गुजर चुके हैं। नहीं, आपके पास यहाँ इस सेक्टर आई में इन्वेस्टमेंट करके घर बनाना है तो बड़ी अट्रैक्टिव लोकेशन पे ये मौजूद है। तो इस सेक्टर के अंदर आपको घर बनाना चाहिए। अगर आप 1 कनाल का बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको 21 लाख का वेवर मिल जाएगा। तो ये आपकी एक अमाउंट में से अच्छा खासा, मतलब 2.1 मिलियन कोई छोटी सी बात नहीं है। ये बड़ा फ़ायदा आपको दे सकती है। आप इसको कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ी सी अमाउंट और मिला के 5 मरला का आपको वो प्लॉट मिल जाएगा, तकरीबन 1.5 मिलियन आप और अगर मिलाएं तो। अगर आप 10 मरला का घर बनाना चाह रहे हैं तो 10 मरला के लिए अगर आप सेक्टर B1 में जाना चाह रहे हैं, आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है, तो वो आपने डिसाइड किया हुआ है। डिसीजन मेरे ख्याल से उसको मैं नहीं कहूँगा कि वो आप क्योंकि जाहिर सी बात है आपने सोचकर ही सेक्टर B1 को वो प्रेफरेंस दी होगी सेक्टर U के ऊपर। अगर आप सोच रहे हैं, अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि आपने 10 मरला का घर बनाना है DHO मुल्तान के अंदर, तो आपको कौन सा सेक्टर ज़्यादा वो बेहतर हो सकता है, तो फिर उसमें मैं आपको कहूँगा कि सेक्टर U। क्योंकि सेक्टर U में आप देखें पार्क तो आपके पास हर सेक्टर के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ इसके पास तकरीबन 25 एकड़ का पार्क है जिसको हम कश्मीर पार्क के नाम से जानते हैं। वो मुकम्मल हो चुका है और उसकी इंशाल्लाह इफ्तिताही तकरीब भी जल्द से जल्द मुतवक्के है। लेकिन इसके पास एक और अट्रैक्शन ये है कि एक तो 300 फीट और 150 फीट और मती तल वाले जो रोड्स हैं, हमारे जो गेट हैं, उनके बिल्कुल ये करीब वेरी फर्स्ट जो हमारा सेक्टर है ये बनता है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी मिलता है, साथ में एजुकेशन सिटी भी है जहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। नमल यूनिवर्सिटीज़ है, नस्ट है, तो और भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो आपके लिए, मतलब आपकी फैमिली के लिए बड़ा ये एक सूटेबल लोकेशन का ये सेक्टर होगा अगर आप 10 मरला के लिए आप घर बनाना चाह रहे हैं DHO मुल्तान के अंदर। बाकी अगर आप 5 मरला के वो करना चाह रहे हैं तो 5 मरला के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी मौजूद हैं, सेक्टर P, सेक्टर T और सेक्टर V के अंदर। लेकिन साथ में आपको 6 मरला का भी वो मिल जाता है, 9 मरला का भी मिल जाता है, 12 मरला का भी मिल जाता है। तो वो आपके पास DHA विलाज के नाम से एक पोर्शन है जो ऐड किया गया है। जैसे ही आप मोहम्मद अली जनाह गेट से दाखिल होते हैं तो वहाँ पे आपको बने बनाए जो विलाज हैं जो पहले मुख्तलिफ लोगों के पास हैं, आप उनसे वो बाय कर सकते हैं। तकरीबन 6 मरला का जो विला है वो आपको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के दरमियान जो है वो ईज़िली आपको मिल जाता है। और फिर वो लोकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी लोकेशन का ले रहे हैं, तो फिर वो लोकेशन के हिसाब से उसकी जो कीमत है वो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होती है। 9 मरला का भी इसी तरीके से तकरीबन 41 लाख का, तकरीबन 4 मिलियन आप यूँ समझ लें कि उसका भी वो गैप बन जाता है। और 12 मरला का जो ऑप्शन है वो भी आपके पास आपको मार्केट में मुख्तलिफ लोकेशंस के वो आपको देखने को मिलते होंगे। चलें, तो ये हो गया अगर आपने घर बनाना था। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, और करनी तो है लेकिन बजट भी आपको अपना पता है कि उस बजट को यूटिलाइज करना है। अगर आपके पास 5 मरला का बजट है, उसको आपने यूटिलाइज करना है, 3.5 मिलियन है या 3.6 मिलियन है, तो इस बजट को यूटिलाइज करने के लिए किस सेक्टर में जाना चाहिए, कौन सा सेक्टर आपके लिए बेहतर है। अगर आप एलोकेटेड प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो फिर इसमें सेक्टर P, सेक्टर T, सेक्टर V, आपके पास ये 3 सेक्टर्स आते हैं जो ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं, जिनके प्लॉट्स आपको वो मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सेक्टर P, T थोड़ा फोकियत ले जाता है सेक्टर V के ऊपर जो 5 मरला है।
क्योंकि वो बाउंड्री पे चला जाता है। और एक थोड़ी उसमें कहते हैं ना कि वो तलख सी चीज़ है जिसमें अभी पुलिस लाइन है। कुछ लोग उस एरिया में रहना पसंद नहीं करते कि जी हम वहाँ पे घर बनाएंगे तो कल को हो सकता है वहाँ पे सिग्नल जैमर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए या कुछ भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ हों जिससे हम डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस वजह से सेक्टर वी में लोग बहुत कम घर बनाने की वो ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि एक तो ये बाउंड्री पे चला जाता है और दूसरा पुलिस लाइन वाला जो मामला है जिस बेस पे लोग उधर नहीं जाते। अब सेक्टर पी और टी रह गए। अब सेक्टर पी और टी में आप देखते हैं आपके पास दरमियान में, अगर आपने मैप देखा है, सेक्टर पी या सेक्टर टी के दरमियान में एक 80 फीट का रोड गुजर रहा है जो उसकी वेस्ट साइड से होता हुआ ईस्ट साइड की तरफ जा रहा है। अगर आप मैप के ऊपर देखते हैं तो वो 80 फीट का जो सेपरेटर है सेक्टर पी के अंदर भी सेक्टर टी के अंदर भी, अगर आप उस 80 फीट से नीचे का वो प्लॉट लेते हैं, मतलब साउथ साइड आप आते हैं, तो आपको थोड़ी कीमत भी ज़्यादा लगेगी लेकिन वो चीज़ आपके लिए अट्रैक्टिव होगी। खा वो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ वो बाय करके रख रहे हैं, खा वो आपने घर बनाना है। क्योंकि अगर आप ऊपर की साइड पे जाते हैं, नॉर्थ साइड पे उस 80 फीट से ऊपर की साइड पे आप जाते हैं, चाहे वो सेक्टर पी है चाहे वो सेक्टर टी है, तो वो आप यूँ समझें कि एक बाउंड्री पे चले जाते हैं। सेक्टर टी के ऊपर तो फिर भी एक कनाल का सेक्टर ऑन द ग्राउंड मौजूद है W1, लेकिन सेक्टर पी के ऊपर अभी एज सच कोई चीज़ इंट्रोड्यूस DHA की तरफ से नहीं करवाई गई, लेकिन इन फ्यूचर करवाई ज़रूर जाएगी क्योंकि वहाँ पे लैंड बाइंग का जो है वो मरला चल रहा है। वहाँ से DHA ने जो लैंड है वो एक्वायर करना शुरू की हुई है और काफ़ी सारे एरिया एक्वायर कर लिया है और मेरे ख्याल से वो फेज़ 2 में जाएगा या हो सकता है उससे पहले कोई वहाँ पे भी कोई नया प्रोजेक्ट फार्म हाउस का हो सकता है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दे। तो उसके हवाले से अभी कोई अपडेट नहीं है। तो 80 फीट से नीचे के जो प्लॉट हैं वो अट्रैक्टिव हैं, खा वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खा वो आप रहना चाह रहे हैं। खैर फिर रहने में हर बंदे की अपनी वो सोच होती है कि जी हमने कौन से एरिया में, कुछ लोग होते हैं वो रशी एरिया पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम सुकून से एक साइड पे रहें, कुछ लोग पार्क फेसिंग पसंद करते हैं और कुछ लोग पार्क फेसिंग को पसंद नहीं करते कि जी वहाँ पे अगर हम रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो प्राइवेसी, आसान अल्फाज में वो जो पर्दा है वो हमारा डिस्टर्ब होगा। तो खैर वो हर एक बंदे की अपनी एक सोच है, वो उसके मुताबिक कर सकता है। लेकिन ये है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो साथ में कमर्शियल के करीब करीब या मसाजिद के करीब करीब का एरिया हमेशा वो ढूंढा जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर पी या टी में आपको 80 फीट से नीचे का प्लॉट लेना चाहिए। अगर आप सेक्टर पी टी में से भी मज़ीद कोई एक ऑप्शन आप अगर कहते हैं कि जी हमने वो सिलेक्ट करनी है तो फिर वो सेक्टर टी को आप प्रेफर कर लें, क्योंकि सेक्टर टी के पास एक पाकिस्तान स्क्वायर का ऑप्शन आ जाता है जो कि सेक्टर पी के पास नहीं है। अगर आप ऑन द ग्राउंड देखें या आप जो मैप है उस मैप पे देखें, जो सेक्टर टी का 80 फीट से नीचे वाला एरिया है या सेक्टर पी का आप नीचे वाला एरिया देखते हैं, तो इसमें जो सेक्टर टी और पी का जो दरमियानी एरिया है जहाँ पे 120 फीट का वो सेपरेटर है जो इन दोनों सेक्टर्स को अलग कर रहा है, अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो सेक्टर टी का जो ये वाला एरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रिड स्टेशन, और सेक्टर पी जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको 150 फीट पे पुलिस स्टेशन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इन दो एरियाज के करीब करीब जो है मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वो बिल्कुल सेफ बाइंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर भी अगर आपके रेट अप होते भी हैं तो इन दो लोकेशन पे आपको थोड़ा सा रेट बनिस्बत बाकी लोकेशन के कम मिलेगा। क्योंकि वही बात बता रहा हूँ कि पुलिस लाइन के करीब या ग्रिड स्टेशन के करीब, क्योंकि ग्रिड स्टेशन के करीब वो शोर शराबा और इस तरह की चीज़ें जो एक वो आवाज़ सी आती रहती है तो लोग उधर वो रहना पसंद नहीं करते, या पुलिस स्टेशन के करीब वहाँ पे वो समझे कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे आप मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट अभी अगर करते हैं तो बिल्कुल वो ऐसी बाइंग आपको करनी चाहिए कि अगर आप कल को सेल करें और आपको रेट कम भी मिल रहा हो तो आपको उसमें लॉस ना हो रहा हो। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, नहीं तो आप इन दोनों लोकेशन से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा दूर दूर, मतलब एक आध लाइन जो है वो आप छोड़ के इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके लिए सूटेबल हो सकती है। अब आ जाती है तीसरे नंबर पे हमारी बात
कि हाँ सॉरी, अगर आप 5 मरला सेक्टर वी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे यकीनन ये मैप पे आपको दिख रहा होगा, ये पुलिस लाइन का 8 मरला का चाहे एरिया है, चाहे यहाँ पे 5 मरला सेक्टर वी का एरिया है। तो इससे थोड़ा हट के आप जो 80 फीट का यहाँ पे सेपरेटर जहाँ पे भी मौजूद है, जो सेक्टर वी के 2 पोर्शन बना रहा है, 8 मरला और 5 मरला, जो 8 मरला और 5 मरला जहाँ पे मिल रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, इस वाले एरिया में अगर आप 5 मरला की बाइंग कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाउंड्री पे मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए, या कैटेगरी की चीज़ लें लेकिन सेफ बाइंग करें, रेट को ज़रा मद्देनज़र रखें। और 8 मरला में अगर आप जाना चाहते हैं तो 8 मरला में भी आपको पुलिस लाइन वाला एरिया या बाउंड्री वाला एरिया, वो आपको मेरे ख्याल से कंसीडर इतना नहीं करना चाहिए। इनके अलावा जो आपको दरमियान में है वो ले लें, या जो सेक्टर वी 8 मरला का भी दरमियान में 80 फीट का सेपरेटर है, उससे अगर आप ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो वो आपके लिए बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। 8 मरला के हवाले से ये बता दूं, आपको फाइल नहीं मिलेगी, 8 मरला का आपको डायरेक्ट एलोकेटेड प्लॉट ही मिलेगा। थर्ड बैलेट जो होगी उस थर्ड बैलेट के अंदर आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, ये 3 चीज़ें मिल सकती हैं। 8 मरला की आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगी, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। अब आ गई बात कि आपको एलोकेशन लेनी चाहिए, एलोकेशन ज़्यादा सूटेबल सेफ़ है या आपके लिए एफिडेविट ज़्यादा सूटेबल है या सेफ़ है। देखिए, आप जिस रियल्टर के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, ये अब आपकी और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा है कि वो बंदा आपको जो चीज़ दे रहा है, जो रियल्टर दे रहा है, वो आपके साथ किस तरीके से चल रहा है। अगर आपके मतलब जो ट्रस्ट लेवल है दोनों के दूसरे के ऊपर एक अच्छा ट्रस्ट लेवल है, तो फिर मेरे ख्याल से चाहे आप एफिडेविट लें या लोकेशन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसमें यह है कि एफिडेविट आपको 75,000 ट्रांसफ़र चार्जेस के साथ मिलता है, लेकिन उसमें आपको 10 से 15 दिन का जो एक दौरानिया है वो आपको लाजमी लग जाता है। ये 10 दिन का मैं या 15 दिन का इसलिए कहता हूँ, है तो ये टोटली 3 से 4 दिन की बात, लेकिन ये ज़्यादा दौरानिया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात फिर वहाँ पे जब जिस लैंड ओनर से वो चीज़ आपको मिल रही होती है, या जो दोस्त लेके दे रहा होता है, या उन्होंने इन्वेस्टमेट की होती है रजिस्ट्री की, उनके पास वो ऑप्शंस पड़ी होती हैं एफिडेविट वगैरह, तो यहाँ से तो उन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी होती है कि जी फ़लाँ परचेज़र, फॉर एग्जांपल हम परचेज़र का नाम फ़र्ज़ कर लेते हैं मोहम्मद अतीकुर रहमान। अब लैंड ओनर मैं हूँ, मेरे पास एफिडेविट था 5 मरला का। अब मैंने तो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट DHA में जाके पुट कर दी कि जी मोहम्मद अतीकुर रहमान, साथ में उनकी पिक्चर और CNIC के इनके नाम पे ये 5 मरला का जो एफिडेविट है वो मुंतकिल कर दिया जाए, एक ऑनरशिप इनको दे दी जाए। लेकिन अब वहाँ पे भी DHA का एक प्रोसीजर होता है, लैंड डिपार्टमेंट और कुछ क्लैरिकल चीज़ें जो साथ में चल रही होती हैं ऑफिशियली, वो पैरेलल चल रही होती हैं, तो वो देखना होता है कि जी वहाँ पे एक जो प्रोसीजर है कि स्टेप बाय स्टेप सिग्नेचर्स हो रहे होते हैं, चीज़ें वेरीफाई हो रही होती हैं। पहले वो मेरा वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उस साइट पे जाएंगे कि हाँ जी आप ऑनरशिप दे देनी चाहिए, वो मेरी चीज़ें देखेंगे। दोनों चीज़ें क्लियर होने के बाद देन वो सिग्नेचर होते हैं, देन जाके इंटीमेशन निकलती है। ये चीज़ें होती हैं जिस बेस पे वो दौरानिया 3 दिन से या 2 दिन से बढ़कर बाज़ का 10 दिन पे भी चला जाता है, बाज़ का 15 दिन पे भी चला जाता है, लेकिन होता वो सेफ़ है, इसमें ये नहीं है। अगर आप एलोकेशन पे आते हैं तो एलोकेशन का तो एक सिंपल वो प्लॉट वाला ही मामला है, लेकिन इसमें ट्रांसफ़र चार्जेस भी आपको प्लॉट वाले ही मिलते हैं। इसकी NDC लगेगी, जिसके नाम पे निकला हुआ होगा, जैसा कि अभी मैंने एफिडेविट की एग्जांपल दी है। एफिडेविट वो मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब के नाम पे निकल आया, उनके नाम पे और उनकी पिक्चर लग गई, वो उनके नाम पे यूं समझे वो इंटीमेशन नहीं, वो एक एलोकेशन बन गई। अब जब वो अतीकुर रहमान साहब किसी को सेल कर रहे होंगे तो वो होगा एलोकेशन, और वो एलोकेशन का लगेगा NDC, नो डिमांड सर्टिफिकेट। वो NDC साथ में पुट की जाएगी, और जाहिर सी बात है NDC तो हमेशा जो हाजिर वक्त चीज़ आपके पास मौजूद है उसमें कोई किसी का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता। जस्ट आपने सेलर से NDC साइन करवानी होती है, वो एक फॉर्मेट होता है, उसके ऊपर जब वो सिग्नेचर कर देता है तो यूँ समझें कि आपकी जो आधा मसला है, जो आधी डील है वो मुकम्मल हो गई है। NDC आपकी पुट होगी, NDC क्लियर होकर आ गई, देन आपने FBR वगैरह अपनी पे करनी होगी। अगर आप परचेजर साइड के हैं, FBR आप पे करेंगे, तकरीबन FBR जाके बनती है 1,06,000 एक कनाल की। ये FBR आप पे करेंगे, साथ में आप क्या करेंगे, जो आपके ई-स्टाम्प है वो आप पे करेंगे, DHA फीस आप पे करेंगे, और वो आपका ट्रांसफ़र सेट एंड डॉक्यूमेंटेशन जो हो गया एफिडेविट वगैरह वो कंप्लीट होकर, ये सारी चीज़ें कंपाइल होकर DHA में पुट कर दी जाएंगी। देन आप
3 दिन के बाद सेट पुट करते हैं तो मज़ीद आपको 3 दिन लग जाते हैं आपको ट्रांसफ़र का टाइम मिलते हुए। मतलब यूँ समझें कि एलोकेशन पे भी आपको 10 डेज़ का टाइम रिक्वायर्ड होता है कि 10 डेज़ में आपके नाम पे वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन इसमें अगर आप नए हैं मार्केट में, आपका किसी के साथ आपने काम नहीं किया, आप वेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं DHA के अंदर, तो इसमें आप का अगर ट्रस्ट बन गया है उस न्यू रियल्टर के साथ देन वेल एंड गुड, फिर तो आप एफिडेविट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका उनके साथ इतना ट्रस्ट लेवल नहीं बना तो फिर आप एलोकेशन पे जाएं। उसमें यह है कि आप उनके साथ टोकन करेंगे। एलोकेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वो कोई मतलब मुश्किल नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पड़े होंगे। एक सेलर जिसके नाम पे उसने NDC वो साइन करके देनी है और किसी अथराइज्ड रियल्टर के थ्रू आपने वो जाके NDC पुट करा देनी है और वो इजीली आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें जो रेट का है, एफिडेविट आपको मिलता है तकरीबन 1.5 से 2 लाख। जो 5 मरला का है वो आपको 1.25 लाख 1.5 लाख महंगा मिलता है। और अगर आप 10 मरले की बात करते हैं तो 10 मरले का तकरीबन 1.25 लाख आपको महंगा मिलता है। अगर आप बात करते हैं 1 कनाल की तो 1 कनाल का आपको 2 से 2.5 लाख रुपए आपको महंगा मिलता है। ये महंगे मिलने की वजह ये है कि जो ट्रांसफ़र फीसेज हैं, तकरीबन ट्रांसफ़र फीसेज अगर आप 5 मरला की बात करते हैं तो वो आपको तकरीबन 1 लाख रुपए या 75,000 रुपये आपको इजाफी पड़ रहे होते हैं। और वही तकरीबन जाके जो उससे हल्का फुल्का ऊपर आपका वो जो है रेट वो आपको ज़्यादा पड़ रहा होता है एफिडेविट का, क्योंकि एफिडेविट का आपको 75,000 ट्रांसफ़र चार्जेस पड़ेंगे, उतनी ही एलोकेशन आपको सस्ती पड़ रही होगी। वो फीसेस वगैरह जितनी आपकी लगनी है वही आपकी डिडक्शन होगी, सेम रेट आपका तकरीबन वही जाके बनेगा। 10 मरले का भी सेम यही सीन है और 1 कनाल का भी यही सीन है। लेकिन इनमें जो ज़्यादा सेफ चीज़ है वो आपके लिए एलोकेशन है। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट लेवल है देन एफिडेविट भी कोई मसला नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, उम्मीद है आपको मेरी चीज़ें समझ आती होंगी। अगर आपको कोई चीज़ मेरी समझ में नहीं आती तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लिया करें, पूछ लिया करें। और एक चीज़, थर्ड बैलेट के हवाले से अभी कोई अपडेट नहीं है जिसमें आपको मैं ये बता सकूं कि मार्च के मिड में होने जा रही है या मार्च में होने जा रही है या अप्रैल में। लेकिन एक अंदाज़ा यही है 2 से 3 माह कम से कम डिले है, उसके बाद जाके थर्ड बैलेट जो है वो DHA मुल्तान कंडक्ट करेगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपको अगर मेरा जो कंटेंट है DHA मुल्तान से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आती हैं, आपकी जो कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट को या DHA मुल्तान की जो सेलिंग बाइंग उसको लेकर अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि जो भी मैं अपडेट यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ उससे आपको फ़ायदा हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।